नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। क्या जेल जाएंगे रामदेव? रामदेव मतलब लाला रामदेव, मतलब बाबा रामदेव, मतलब जो भी आप उनको समझिए। दूसरा, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जागने लगा है? तीसरा, ओवैसी साहब किसकी बी टीम है? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार, एक मुश्त भी हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो सबसे पहली बात, क्या जेल जाएंगे रामदेव? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज रामदेव जी की पेशी हुई सुप्रीम कोर्ट में। भाई, रामदेव जी को कौन भला पेश करा सकता था, कौन उनके ऊपर हुक्म चला सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततः उनको बुला ही लिया। मामला फिर से आपको याद है, मैं इस पर कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत क्विकली एक रिकैप। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ इन्होंने क्या क्या बर्ताव किया था आपको याद ही है। ये एलोपैथिक डॉक्टरों को इन्होंने कितनी खिल्ली उड़ाई थी ये आपको याद ही है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक 2023 में पतंजलि के खिलाफ, पतंजलि जो इनका आयुर्वेद वाला, जिसको आयुर्वेद वाला कहते हैं कि फार्मा कंपनी है, उनके अगेंस्ट एक पिटिशन दायर की कि ये ऐड चलाते हैं अगेंस्ट मॉडर्न मेडिसिन, जो भी नई तरह की एलोपैथिक या कोई हो उसके अगेंस्ट चलाते हैं, और ये वैक्सीन ड्राइव के अगेंस्ट भी ऐड चलाती है ये कंपनी। उसको लेके इन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिट दायर की थी। नवंबर 23 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से स्पष्ट कहा था कि आप ये फॉल्स एंड मिसलीडिंग, झूठे और भ्रामक, ये शब्दों का इस्तेमाल किया था, ये झूठे और भ्रामक जो आप ऐड चला रहे हैं इसको बंद कर दें, और अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तो हम 1 करोड़ रुपए तक का पर प्रोडक्ट आपके ऊपर जुर्माना भी कर देंगे। लेकिन अब लाला रामदेव तो लाला रामदेव है, अब लाला का से कौन वो करेगा? मंत्री के बगल में अपना वो करता है, हाथी पे चढ़ के घूमते हैं, तो उनसे कौन पंगा लेगा? लेकिन उस समय पतंजलि ने कहा था कि वो हम जो नए मेडिसिन के सिस्टम है, नए मॉडर्न एलोपैथी, और हम उसके अगेंस्ट नहीं, ये उन्होंने कोर्ट में कहा था। लेकिन कोर्ट की सख्त हिदायत के बावजूद वो माने नहीं, और फिर फरवरी में आके जब इस बात को फिर से कोर्ट के संज्ञान में लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट याचिका आई और उसको उन्होंने एंटरटेन कर लिया। फिर उनसे वो कहा गया कुछ करने को, फिर वो आए नहीं, वो तो मन बढ़ू, किसकी बात सुने। 18 मार्च को फिर उन्होंने पर्सनल अपीयरेंस लगाई कि 18 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो आपको इन पर्सन आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, और उस दिन केंद्र सरकार से भी कहा कि आप भी जवाब दीजिए। तो उसी के सिलसिले में आज रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हालांकि रामदेव जी को अपना वो सब वस्त्र पहन के आए थे, उनके कुछ गुंडे, वो एक मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, उनके कुछ बाउंसर कम गुंडे जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, तो रामदेव जी तो अपना वेश बदल सकते हैं, पुराना उनके पास गुण भी है वेश बदलने का। आपको याद है ना, जब महिलाओं का सलवार कुर्ता पहन के जब वेश बदल के भागे थे, तो यहाँ पे भी वेश बदल के महिलाओं का सलवार कुर्ता पहन के या कुछ घाघरा चुन्नी उन्नी डाल के आ गए होते, कोई पहचानता नहीं। खैर, अंदर आए, और आज सुप्रीम कोर्ट थोड़ा इस मूड में था कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। मुकुल रोहतगी साहब जो पिछली उसमें थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो आज गायब थे। वो कह रहे थे ना, मैं सबके लिए अपीयर होऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूँ, वो आज गायब थे। और कोर्ट ने इसका नोटिस भी लिया और इसको मेंशन भी किया। और आज जो टर्म यूज़ किया गया है, इन भाई साहब ने ही ब्रोक एवरी बैरियर, इन्होंने सारी हदें पार कर दी, ये रामदेव के लिए कहा है कोर्ट ने। और उनसे अनकंडीशनल, अब चूँकि कोर्ट का रोकिया था तो इन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी और कोर्ट में खड़े रहे, मतलब तुरंत थे मौजूद। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, लेकिन भैया बैठने पे ही कहीं कुछ ना हो जाए, रास्ते पे आ गए थे।
लेकिन कोर्ट ने जब ये अपना माफिया का नाटक कर रहे थे तो कोर्ट ने कहा कि वैसे एक चीज़ बता दें, सबसे पहले खड़े होकर माफ़ी आपको मांगनी चाहिए थी, जो आप घुमा फिरा के ठीक है चलता है टाइप्स एटीट्यूड कर रहे हैं। क्योंकि ये साफ साफ कहा है कोर्ट ने कि केवल माफ़ी से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जो अंडरटेकिंग इस कोर्ट में दी थी, अंडरटेकिंग का मतलब जो हलफनामा आपने दिया था उसका आपने वायलेशन किया है। ये केवल ये नहीं आपने कुछ वो किया, तो आपने उसका वायलेशन किया है। अब इनकी तरफ से ये कहा गया, पतंजलि की तरफ से, साहब हमें तो मालूम नहीं था, हमारा जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसको ये समझ ही में नहीं आया कि ये नवंबर का क्या ऑर्डर है, तो वो इसलिए इस तरह के भ्रामक और गलत तो वो चलाता रहा। उस पर कोर्ट बहुत सख्त थी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि रामदेव मिस्टर रामदेव, कोर्ट ने उनके वकील से कहा रामदेव जी के लिए कि आप जब कोर्ट का जजमेंट आता है उसके एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि आपके मीडिया डिपार्टमेंट को कुछ पता ही नहीं था। ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये केवल लिप सर्विस, ये केवल आप मुंह चला रहे हैं, यहाँ आपकी बात में कोई तथ्य नहीं है। और उसके बाद जो कहा गया, अब वो मैं उस पर कह रहा हूँ कि कहीं इनको जैसा लग रहा है कि इनको जेल भेज के, अब कंटेम्प्ट में चक्की पीसिंग तो नहीं होता है, लेकिन जेल भेजा जा सकता है। कुछ घंटों के लिए जाएं, कुछ दिनों के लिए जाएं, कुछ हफ्तों के लिए जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोर्ट ने ये कहा बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दी कॉन्सिक्वेंसेस, सारे इस तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, उसके लिए तैयार रहिए। देयर विल बी चार्जेस ऑफ फोर्जरी, धोखाधड़ी, हेरा फेरी का चार्ज आपके ऊपर लग रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है जिससे मुझे लग रहा है कि इनके जेल जाने की प्रबल संभावना है, कोर्ट ने ये कहा है कि द केसेस टू बी टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, एक अंतिम उस पर निर्णय होना चाहिए जिससे कुछ समाज में भी हो जाए। पतंजलि की तरफ से दो सीनियर लोग थे, विपिन संघवी साहब थे और बलबीर सिंह साहब थे, उनको भी कोर्ट ने काफ़ी सुनाया और उसमें ये बताया जाने लगा कि टीवी का वो करते हैं और उन्हें देखिए ये पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये कोई पब्लिक गुड के लिए कर रहे हैं, ये हेड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। लाला राम, इसीलिए बाबा रामदेव से लाला रामदेव हो गए, कोर्ट ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। तो ये कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं, ये शुद्ध व्यापार कर रहे हैं, तो ये व्यापारी हैं, तो ये शुद्ध व्यापार कर रहे हैं। कोर्ट ने आयुष मंत्रालय से भी प्रश्न पूछा है भारत सरकार से कि आपने पतंजलि को जब नोटिस दिया था उसका जो जवाब आया था वो आपने बताया नहीं कि उस पर क्या हुआ है, कुछ कोर्ट को पता ही नहीं है। और कोविड में पतंजलि ने 2022 में जब ये साफ कहा था, जब इस तरह का प्रेशर पड़ा था कि भाई ये जो हमारा जो भी हम ये सब देते हैं सो कॉल्ड औषधि, ये मैक्सिमम इसको सप्लीमेंट टू द मेन मेडिसिन कहा जा सकता है, ये मेडिसिन नहीं है, ये आपने कहीं कहा था, पर इसको आपने पब्लिसाइज कहीं नहीं किया। एक हफ्ते का टाइम दिया गया है, 10 अप्रैल को फिर कार्रवाई है। तुषार मेहता जी बीच में कूद पड़े, तुषार मेहता जी का कहना था, अब वो सोचिए कि राइट ऑफ ओपिनियन, राइट ऑफ उसका कितना उनका हुआ है, कह रहे थे IMA सेज कि एलोपैथी के क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, पर मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी किसी को क्रिटिसाइज। अब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के आज वकील बन के तुषार मेहता साहब आ गए थे। अंत में ये वीडियो मैं लगा दे रहा हूँ जो रामदेव जी के बाउंसर, अब उनको गुंडे कहिए बाउंसर कहिए, वो एक रिपोर्टर जब उनसे पूछ रहा था कि रामदेव जी आप अंदर झूठ क्यों बोल रहे थे, उनको कैसे ट्रीट कर रहे थे रिपोर्टर को, ये देख लीजिए। लेकिन मेरी राय ये थी कि अगर सलवार कुर्ता पहन के या घाघरा चुन्नी पहन के घूंघट लेके आ गए होते तो शायद आपको कोई नहीं पहचानता, आपको दिक्कत भी नहीं होती। खैर, रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने?
आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? दूसरा जो मुख्य है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जागने लगा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इधर कुछ चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट खट होते जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे बड़ा जो लगा, जिसकी चोट अभी तक बीजेपी सरकार और मोदी जी भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार वो चोट पूरे इलेक्शन भर वो कष्ट देती रहेगी। उसी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। कांग्रेस का वो था तो उसमें इनकम टैक्स को आके कहना पड़ा कि नहीं। इंडिया अलायंस की जब रैली हुई संडे को, तो उसमें 5 मांगे गई ऑफिशियली इंडिया अलायंस की तरफ से, मंच से, और उस मांग को पढ़ा था प्रियंका गांधी ने। हालांकि प्रियंका गांधी ने उसको पढ़ने से पहले 1-2 मिनट अपना भाषण भी दिया, एक अच्छा भाषण, इमोशनल। उन्होंने कहा कि जब राम युद्ध लड़ रहे थे, सत्य के साथ खड़े थे, तो रावण के पास सत्ता था, धन था, रथ था, जो चीज़ें, उनका इशारा बिल्कुल साफ था कि जो चीज़ें एक उनके भाजपा के नेताओं के पास हैं उस तरह के समृद्ध थे। इधर का सब कुछ ले लिया गया था राम जी से, लेकिन विजय सत्य ही की हुई थी। उसके बाद उन्होंने 5 मांगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर सोच रहा है, और मैं उसको बताऊँगा कैसे। एक तो उन्होंने पहली मांग है कि समान अवसर मिले हर पार्टीज़ को। ये आप लेवल प्लेइंग फील्ड करिए, आप एक को तंग करके रख दीजिए और बीजेपी को खुली छूट दे दीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि चुनाव में जो हेरा फेरी के उद्देश्य से ऑपोजिशन पार्टीज़ पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल अभी हो रहा है, उस पर रोक लगे चुनाव भर। आप उसके बाद जो करिएगा जिसने जो कहा है। तीसरा था कि हेमंत सोरेन साहब और केजरीवाल साहब को तुरंत रिहा किया जाए, पॉलिटिकल लीडर हैं। चौथा था कि चुनाव के दौरान जो विपक्षी दलों को किसी भी तरह से येन केन प्रकरण, मतलब उनका खाता बंद कर दो उनके नेताओं, इस पर आप ECI संज्ञान ले और इस पर रोक लगाए। और 5वां एक ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक SIT का गठन हो जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ा देश का घोटाला है उस पर भी कुछ ना कुछ मांग तो होनी ही चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या अब पेपर और ख़बरों से ये पता लग रहा है कि वो भी इस पे सोच रहा है कि 2019 में भी इस तरह की एक एडवाइजरी उन्होंने जारी की थी। इस बार भी शायद वो एडवाइजरी जारी करें। लेकिन मेरे लिए ये मतलब बहुत आसान नहीं होगा ECI से एक्सपेक्ट करना, लेकिन शायद दबाव इतना बढ़ता जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस दबाव के चलते, क्योंकि ऑपोजिशन की पार्टी साफ मांग कर रही हैं, उसको कम से कम अगर निष्पक्ष नहीं भी है तो निष्पक्ष दिखना है, उसके चलते। और ये जो मांग है ये कोई जायज़ मांग है, ये कोई आउट ऑफ, ये तो है नहीं कि गलत मांग की जा रही है। तो उसमें इसकी पूरी संभावना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि रोक मोदी जी पे अभी तक या बीजेपी पे कोई लग नहीं पा रही है। वो जो चाह रहे हैं वो कह रहे हैं, जो चीज़ें नहीं भी कहनी चाहिए वो कह रहे हैं, वो अनाउंसमेंट कुछ कर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पैसा आएगा तो मैं इसको कैसे बांटूंगा, रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, जो नहीं कह सकते हैं वो। अब तीसरी बात, ओवैसी साहब किसकी बी टीम है? देखिए, अगर ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ते हैं और उस इलेक्शन में ओवैसी साहब को कोई सीट फीट नहीं मिलती है, तो ये तो जायज़ बात है ना पूछना कि आप हैं किसकी टीम, फॉर हुम यू आर प्लेइंग। उत्तर प्रदेश में एक नया मोर्चा बना, उसका नाम है PDM न्याय मोर्चा, पिछला दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा। उस न्याय मोर्चे में 2 लोग प्रमुख हैं, 2 लोग और हैं, अपना दल कमेरावादी और AIMIM ओवैसी साहब वाली, ये दोनों लोग हैं। इसके अलावा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, मैंने नाम नहीं सुना था, आपने सुना होगा। राष्ट्रीय उदय पार्टी, मैंने नाम नहीं सुना था, आपने सुना था। इसको ये प्रचारित किया गया कि पल्लवी पटेल जी, अपना दल कमेरावादी वाली, शी वॉकड आउट ऑफ इंडिया अलायंस। मैं ज़रा जानकारी के लिए आपको 1-2 चीज़ें बता दूं। पल्लवी पटेल जी
टेक्निकली समाजवादी पार्टी साइकिल निशान चिन्ह पर सिराथू से, ये बड़ी बात है, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधानसभा में बैठी हुई हैं। तो मतलब मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस से कौन बाहर हुआ कौन नहीं हुआ, अब वो एक अगर अपना अलायंस अगर बना रही हैं तो वो इंडिया अलायंस का समाजवादी पार्टी तो मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी ही उसका पार्टनर है यूपी में, और समाजवादी पार्टी तो बाहर निकला नहीं है। तो आप एक ये मिस रिपोर्टिंग है कि समाजवादी पार्टी, अरे इंडिया अलायंस से ये लोग बाहर हो गए। अच्छा, उसके अलावा मैं एक और बता दूं कि AIMIM का ये पहली बार अब लोकसभा का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में लड़ने आ रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार 17 में भी आए, 22 में भी आए, ना के बराबर वोट मिले। 95 लोग लड़ाए थे पिछली बार, उससे पहले 37 लोग लड़ाए थे, 38 लोग लड़ाए थे, कुछ था नहीं। पल्लवी पटेल जी की 2 बातें थी। एक तो उनको 3 सीटें चाहिए थी, उन्होंने अनाउंस भी कर दिए थे 3 सीटें, फूलपुर, मिर्ज़ापुर और कौशाम्बी। फूलपुर में बीजेपी, ये तीनों सीटें बीजेपी द्वारा जीती गई थी। मिर्ज़ापुर में उनकी बहन अनुप्रिया पटेल जीती थी अपना दल के टिकट पे। फूलपुर में बीजेपी जीती थी और पंधारी यादव जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे वो 1,71,000 वोट के अंतर से हारे थे, उनको भी करीब 3.25-4 लाख वोट मिले थे। मिर्ज़ापुर की सीट उनकी बहन जी जीती थी, अनुप्रिया पटेल, और वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो करीब 2,32,000 वोट से हारे थे। अब कौशाम्बी की सीट बीजेपी जीती थी और वहाँ पे समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज 38,000 वोट से हारे थे। तो ये सीट तो एक्सपेक्ट करना कि ये सीट सपा छोड़ देगी, मेरे ख्याल में उचित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मिर्ज़ापुर की सीट अगर वो मांग रही थी, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से भाई भाई के अगेंस्ट लड़े, बहन बहन के अगेंस्ट लड़े, पिता पुत्र के अगेंस्ट लड़े, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। जहाँ तक नहीं लड़ना चाहिए, एक किसी को नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर वो ये सीट मिर्ज़ापुर की मांग रही थी तो समाजवादी पार्टी इसको कंसिडर कर सकती थी, बाकी तो कोई ऐसी कंसिडर करने की बात नहीं थी। पल्लवी पटेल जी का सबसे गुस्सा शुरू हुआ जब राज्यसभा में जो टिकट दी गया उसमें उनकी माता जी को या उनकी कमेरावादी को नहीं दिया गया, तब वो कहें कि इसमें PDA का ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं, मैं इसलिए अगेंस्ट हूँ। फिर अभी हाल के दिनों में 2-4 दिन पहले वो हैदराबाद गए, वहाँ उन्होंने लंबी बातचीत की ओवैसी साहब से। ओवैसी साहब तो ढूंढ ही रहे थे कि कम से कम कोई व्यक्ति मिले जिसके साथ मिलके वो एक कुछ फ्रंट रन बनाए, और अब अनाउंस हो गया है कि इन लोग आके उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब, हमारी पल्लवी पटेल जी और बाकी 2 छोटे दल मिलके PDM न्याय की बात करेंगे। पल्लवी पटेल जी ने कल अनाउंस भी ये कर दिया, उन्होंने एक तो बिना बात के उनका नाम खींच लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो उसी समय राज्यसभा इलेक्शन के समय थोड़ा खफा होकर समाजवादी पार्टी से निकल गए थे और उन्होंने एक नई पार्टी राष्ट्रीय RSS बनाया है, कुछ RSSP, शोषित समाज दल, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई है। उसको पल्लवी पटेल जी कह रहे हैं कि नहीं उनका भी आशीर्वाद है, वो भी आएंगे। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा मुझे नहीं मालूम है कुछ, वो उनसे कहीं पूछा गया, मैं अभी लखनऊ में नहीं हूँ। तो अब इस तरह का फ्रंट बना के आ रहे हैं। जो मूल बात यह है कि ओवैसी साहब बी टीम किसकी हैं। ओवैसी साहब को बहुत बुरा लगता है, उनके समर्थकों को भी बहुत बुरा लगता है कि आप ये क्यों कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम। ओवैसी साहब के वोट से जिस पार्टी का फ़ायदा हो, जो पार्टी जीतने में ज़्यादा आसानी उसको हो जाए, ये उसकी बी टीम कहलाएंगे। बिहार में ओवैसी साहब के चलते RJD के बहुत सी सीटें कम हुई, यहाँ महागठबंधन की, फ़ायदा NDA का हुआ। तो NDA के ही आप पक्षधर माने जाएंगे ना ओवैसी साहब, इसमें गुस्सा होने की भी कोई बात नहीं है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में आप आ रहे हैं, आज तक आपने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, इस बार का थोड़ा डिसाइसिव चुनाव है कि विपक्ष अब इस देश में 2024 के बाद रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे में अगर आप चुनाव लड़ने आते हैं और आपके वोट ये डिसाइड करेंगे कि आप किसकी बी टीम है, आप इंडिया गठबंधन की बी टीम है कि आप बीजेपी की बी टीम है, ये तो वोट आपके डिसाइड करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ओवैसी जी का यहाँ आना, और वैसे कमेरावादी जी की पल्लवी पटेल जी का इलेक्शन लड़ने का ये सब अनाउंस करना, और देखिएगा वो 3 अनाउंस किए थे, वैसे अब इन लोग कई और सीटों पर भी लड़ेंगे, क्योंकि अगर उस सीट पे लड़ने से किस पार्टी का फ़ायदा हो रहा है ये डिसाइड कर लेगा कि आप किस पार्टी की बी टीम है।
फ़िलहाल के लिए इतना ही। और ये इंटरेस्टिंग होगा कि ओवैसी साहब, पल्लवी पटेल जी, उधर महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर साहब, इस तरह से बहुत से दल अब अपनी जोर आजमाइश करने उतरेंगे। किस पार्टी का उससे भला होगा, ये उसी पार्टी की बी टीम तो माने ही जाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।